अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कैसा टेन्योर गुजारेंगे? काजी फायज़ ईसा की तरह गुजारेंगे या जस्टिस साकिब निसार साहब की तरह गुजारेंगे? देखें, काजी फायज़ ईसा और जस्टिस साकिब निसार साहब तो एक ही थे, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हूँ साकिब निसार की तरह या काजी फायज़ ईसा की तरह, वो तो एक जैसे थे। आई एम श्योर कि जो कुछ जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसे जजों ने इस अदलिया के साथ और हमारे इंतखाबी अमल के साथ किया है, जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उसका कोई मदावा करेंगे, उन ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे जो ज़ख्म काजी फायज़ ईसा और साकिब निसार जैसे लोगों ने इस मुल्क के इंतखाबी अमल के साथ पहुँचाए। साकिब निसार ने 2018 में और फायज़ ईसा ने 2024 में। तो अब मरहम की ज़रूरत है, तो वो मरहम जो है अब चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को रखना है। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जिस मतनाज़ा तरीके से ये आइनी तरमीम की गई है और इसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, नाम नहाद जुडिशल कमीशन के ज़रिए, जिसमें सियासतदानों को भी बिठाया जाएगा, तो इस सारे सूरत-ए-हाल के बावजूद चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक कायदाना सलाहियत का मुज़ाहरा करना है सुप्रीम कोर्ट के 16 जजों की, और उन्होंने जुडिशल कमीशन के अंदर भी और जुडिशल कमीशन के बाहर भी जिस किस्म का नया निज़ाम लाया गया है, उसको पहले आइनी अंदाज में उसका जायज़ा लेना है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त भी आज लिखा है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जजेस कमेटी बना के फिर एक फ़ैसला लिया गया 63A का और फिर उसके नतीजे में आइनी तरमीम आई, तो उस सदारती ऑर्डिनेंस का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फुल कोर्ट इंतज़ामी साइड पे इजलास की सूरत में ले या फिर फुल कोर्ट अदालत के तौर पे बैठे कमरा अदालत में और सदारती ऑर्डिनेंस का जायज़ा ले, क्योंकि जब तक उस सदारती ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत तय नहीं होती, आल्दो कि अब तो आइनी तरमीम आ गई है, शायद सदारती ऑर्डिनेंस और प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट इतना अब रेलिवेंट नहीं रहा, मगर इसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन भी जो बना है, इसमें भी शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर या कोई और जजेस जो हैं वो शायद वो कहें कि हम इस जुडिशल कमीशन में भी नहीं बैठ सकते। बहरहाल इस वक्त तो जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा पे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला काम तो यही करना है कि जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील के हवाले से, बल्कि आइनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट अदालत जो है वो उन दरख्वास्तों को टेकअप करे जिन दरख्वास्तों में 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जस्टिस याह्या अफरीदी का। अगर वो काम जस्टिस याह्या अफरीदी नहीं करते, आइनी जो तरमीम है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को टेकअप नहीं करते, तो फिर मसले शुरू होंगे, मसाइल शुरू होंगे। सर, आपने कहा कि चैलेंज एक आइन को चैलेंज किया जा रहा है, जो आइन के अंदर तरमीम की जा रही है। इससे तो पार्लियामेंट कभी भी सुपीरियर नहीं रहेगी, और पार्लियामेंट तो हमेशा सुपीरियर है। 1973 का आइन पार्लियामेंट को सुपीरियर कहता है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका काम नहीं है पार्लियामेंट से ज़्यादा सुपीरियर होना। तो अगर ये चैलेंज कर रहे हैं, अगर इसको भी फिर उसी तरह ही डील किया गया, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है और कल को ये तरमीम खारिज कर दी जाती है, फिर आइन भी हम रहने देते हैं पाकिस्तान के आइन को भी। देखिए, पार्लियामेंट और आइन बिल्कुल सुप्रीम है, और पूरी दुनिया में जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पे ये दोनों इनकी बालादस्ती होती है। लेकिन ये है पार्लियामेंट और आइन। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट वो है कि जो साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए लोग मुंतखब होकर आते हैं। पार्लियामेंट वो नहीं है कि काजी फायज़ ईसा जैसे जज जो हैं वो एक बड़ी सियासी जमात का निशान, इंतखाबी निशान ले लें और फिर खामोश तमाशाई बन जाएँ कि जब उस बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में बतौर सियासी जमात हिस्सा ना लेने दिया जा रहा हो और चुप करके तमाशा देखते रहें। अच्छा सर, आप काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से कह रहे हैं कि मैं ज़रा बात पूरी कर लूँ कि पार्लियामेंट वो है जो साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आती है, और फिर पार्लियामेंट वो है कि जो मुकम्मल होती है। ये नहीं होता कि एक सूबे के जो 12-13 सेनेटर हैं उनका इंतखाब भी ना हुआ। फिर पार्लियामेंट वो है कि जो आइन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को उनके जीते हुए अरकान के तनासब से तमाम मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। तो जब ये कोई चीज़ इनमें से नहीं है तो फिर पार्लियामेंट तो मुकम्मल ही नहीं है। जब पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो फिर बालादस्त कैसे है? तो मेरे ख्याल में पहले वो तमाम लवाजमात बालादस्ती के पार्लियामेंट को पूरा करने होंगे, उसके बाद वो बालादस्त होगी। मगर यानी कि 27वीं तरमीम होने वाली है, आगे आने वाला आइन। बात यह है कि पार्लियामेंट वो है कि वो आइनी तरमीम जो है वो आइनी तरीके से मंजूर करे, फिर वो बालादस्त है। मगर इस आइनी तरमीम का जब मकसद ये हो कि जो मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो एतराज़ात हैं
उन एतराज़ात को रद्द करना और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो 12 जुलाई का है मखसूस नशस्तों के हवाले से, उस फैसले पे अमल दरामद ना करना, उसको गैर मौसर की कोशिश करना, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है और ये कोई बालादस्ती नहीं है, ये साजिश है इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ और ख़ुद पार्लियामेंट के अपने ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे जब ताकतवर हलकों के कहने पे कोई पार्लियामेंट यरगमाल बन के MNAs अगवा हों, उन पर तशद्दुद हो और उनको ज़बरदस्ती वोट डलवा के 2 ताई पूरी की जाए, तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती तो नहीं है। तो आप जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, अगर पार्लियामेंट की अपनी बालादस्ती होती, अपनी मर्ज़ी से आईनी तरमीम हो रही होती, तो हम भी उसके साथ खड़े होते। मगर यहाँ तो सबको पता है, फैसल वाडा जैसे सियासतदान कहते हैं बाप के बाप को क्रेडिट जाता है, बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान कहते हैं बाप को भी क्रेडिट जाता है। ये बाप कौन है? ये बाप का नाम वो अपने आसिफ अली जरदारी साहब का कह रहे थे, जाहिर सी बात है पावर पॉलिटिक्स उनके बाद ख़त्म है, तो वो तो अपने बाप को दे सकते हैं क्रेडिट। रही बात आपकी पार्लियामेंट की बालादस्ती की, तो 1947 से लेकर ये 2024 तक बता दें कि कौन सा इलेक्शन जिसमें ये तमाम आए और पार्लियामेंट बालादस्त हुई हो, और ये किसने करना है कि पार्लियामेंट कब बालादस्त होगी, कब ये इलेक्शन फेयर होगा, ये किसने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन को कालअदम करार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने देना है कि इलेक्शन कालअदम, तो करार दे देना, तो क्यों नहीं दे रही। तो सारे मामला रास्ते खुले हैं। और अगर अभी पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठे हुए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एक जमात को का इंतखाबी निशान ले लिया गया, वो भी आइन के मुताबिक ही लिया गया, वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया गया। 2018 में भी यही पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत के आई थी, तब की क्या आप समझते हैं कि तब ये पार्लियामेंट बालादस्त थी, तब ये पार्टी सही अंदाज से आई थी, आइन के मुताबिक लिया गया, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। हाँ, फेवर्स देना, अगर आप कहते हैं कि फेवर्स देनी चाहिए, चलें उनको नोटिस दे देना चाहिए ताकि वो अगली दफ़ा अपने इलेक्शन करवा लें पार्टी के अंदर, तो ये आप कहेंगे जी वो फेवर उन्होंने ली थी। तो इसमें ये उन्होंने कहीं भी फैसला ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने किसी की भी मतलब जो है वो तरफदारी की हो। गाजी फायजी साहब देखिए, आपने 1947 से लेकर आज तक के इलेक्शंस का जिक्र किया। उन इलेक्शन में अगर जो कुछ भी गलत होता रहा तो उसका नतीजा आपने देख लिया, हमारा मुल्क टूट गया। तो क्या हम दोबारा मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, कम से कम अब तो हमें मुल्क को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 1947 की जब हम मिसाल देते हैं तो मतलब तो ये है कि फिर 1971 फिर आएगा। फिर तो वो वाली बात है कि आज फिर केले के छिलके से मुझे फिसलना पड़ेगा। वहाँ मैं पंजाबी में नहीं बोलना चाहता, बुरा लगेगा कि अभी फिर जो है ना हमें फिसलना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम केले के छिलके से फिसलें, हमें बचने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। अगर माजी की गलतियाँ हैं तो 2 wrongs don't make 1 right, ठीक है। हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और अब अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो सिर्फ इसलिए हमें खामोश नहीं रहना चाहिए कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था। बात यह है कि हमारे जैसे तो 2018 में भी बोलते रहे हैं, 2024 में भी बोल रहे थे, कभी PTI की तरफ से हमें गालियाँ पड़ती रही हैं 2018 में, 2024 के बाद अब नून लीग की तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं। तो हमारा काम तो बोलना है इन पे। तो आप हमें तो ये मत बताएं कि पहले ये होता रहा है तो इसलिए अब अगर हो रहा है तो क्या नहीं है, हमने फिर भी बोलते रहना है। और हमें ये पता है कि अगला इलेक्शन में भी गालियाँ हमको ही पड़नी है, तो हमने तो आवाज़ उठाते रहनी है। और अब सोशल मीडिया का दौर है, ये 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हमसे फॉर्म 45 जो है अभी तक ओरिजिनल जो है वो हमें नहीं मिल पाता।